हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 का यानी 10वीं का गणित का जो मॉडल सेट है उसका हम लोग सेट 1 करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियोस, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो में। तो वीडियोस में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, ये सब जो है आपका जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, क्या था आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला सवाल है, आप देख पा रहे हैं कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है किस तरीक़े से। सबसे पहली बात को देखिए, आप लोगों को वहाँ पे बनाना भी है, लेकिन ऐसा बनाना है बच्चों कि आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कुछ टेक्निक यूज़ करना है आपको। ठीक है, अगर आप इसे पेपर के जैसा बनाने लगेंगे तो आप 1.5 घंटे में नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ शॉर्ट अपनाना होगा, कुछ ट्रिक अपनाना होगा। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखिए, 120 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए 120 आना चाहिए। अगर आप इसको अगर इस तरह से देख रहे हैं या इसको देख रहे हैं तो आप इसका गुणनखंड 120 होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको गुना कीजिएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे कितना होता है ये देख लीजिए। तो 5 चौके 20, 5 दूनी 12 और 2 5 चौके 20 के 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो ये देख रहे हैं 120 पूरा हो गया, यानी आपके फर्स्ट ऑप्शन से ही आपका आंसर आ गया। तो उतना आपको जो है इस तरीक़े से निकालना नहीं है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जब आप पेपर वर्क करेंगे तो इस तरह से बनाना होगा, 2 से काटना होगा, ये 60 बार में जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, ये 30 बार में जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, ये 15 बार में जाएगा। फिर 3 से काटिएगा 5 बार में, फिर 5 से काटिएगा 1 बार में। तो इस तरह से 3 जो है आपका आ जाएगा, 2 जो आएगा 3 बार आएगा, फिर एक 3 आएगा यहाँ पर, एक 5 आएगा। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा 306 तथा 657 का महत्तम समावर्त 9 दिया है। 306 और 657 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल जो होगा वो क्या है कि 15 और 25 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो 15 और 25 का एचसीएफ का मतलब हो गया बच्चों कि ये जो नंबर्स आपको दिया गया है इससे 15 भी कट जाए और 25 भी कट जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो 5 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो 15 और 25 को काटता है, बाकी सब नहीं काट पाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए डैश होता है, यानी क्या होता है बच्चों? अद्वितीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल इतना है। बच्चों, इस सवाल को बनाने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है सिर्फ 2 बातों पे कि शून्यकों का जो योग है वो √2 है और गुणनफल जो है वो 1/3 है। तो चलिए इसके हल को देख लें। तो बच्चों इसके लिए एक विशेष समीकरण होता है, ये वाला समीकरण आपको ध्यान में रखना है, यानी कि फॉर्मूला आपको याद रखना है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जो आपको दिया गया था तो √2 दिया गया था, तो यहाँ पे x है तो इसके साथ √2x हो जाएगा। यहाँ पर आपका गुणनफल में 1/3 था। बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अपने सवाल पे चलते हैं। बच्चों, छठा नंबर सवाल है हमारा कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों? -b/a। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा 7वां सवाल है। तो 7वां सवाल में आपसे क्या कह रहा है बच्चों, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बोला px, तो x अक्ष को देखिए, x अक्ष को कोई भी जो है ये रेखा नहीं काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म a1x b1y और c1 0 तथा a2x b2y c2 0, यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 है तो समीकरण युग्म कैसा होगा? ठीक है बच्चों, आपसे पूछा है कि समीकरण का जो युग्म होगा वो कैसा होगा। तो बच्चों इस तरह का जो बनता है ये वाला, इसके लिए क्या होता है? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समीकरण युग्म 2x - 3y = 0 तथा 3x + 4y + 20 = 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। तो कौन सी सरल रेखाएं हैं आपको बताना है।
ठीक है। तो बच्चों ये वाली हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिच्छेद करती होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म सी एक्स माइनस वाई बराबर 2 तथा सी एक्स माइनस 2 वाई बराबर 4 का अनंत हल है। सी के किस मान के लिए? तो बच्चों अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए? ए बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर सी वन बाय सी टू, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये आपका समीकरण था, हम लोग इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए वन के जगह पे हम लोग क्या लेंगे? सी लेंगे, और बी ए टू की जगह पे क्या लेंगे? 6 ले लेंगे। उसी प्रकार से बी वन और बी टू का जगह यहाँ से आप वैल्यू ले लीजिएगा, -1 है और -2 है। ठीक है। तो यहाँ से आपने ले लिया। उसके बाद C1 और C2 की बात करें तो यहाँ पे 2 है और 4 है। तो ये देखिए इसका मान भी क्या हो गया? 1, इसका हो गया 1/2, ये माइनस माइनस का 1/2 हो गया। तो यहाँ पर भी 1/2 लाने के लिए आप सी का मान क्या रखेंगे? तो सी का मान यहाँ पे आप 3 रखेंगे, तब ना 3 एकम 3 और 3 दूना 6 कटेगा, इसलिए सी का मान हम लोग कितना रखेंगे? 3 रखने पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही। तो बच्चों 11 नंबर का देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है? समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस 2y बराबर 4 है। इसका आपको हल बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है? ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 5, यानी इसका जो आंसर है आपका 5 के बराबर होना चाहिए और इसका आंसर जो है वो 4 के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो x का मान यहाँ पे यदि 2 है, y का मान -1 रखेंगे। ठीक है। x का मान आप जैसे यहाँ पे 2 रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान जैसे आप 2 रखिएगा तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और y का मान जैसे ही आप -1 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। यानी ये वाला समीकरण सेटिस्फाई कर गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला समीकरण सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग इसको सेटिस्फाई करके देखेंगे। ठीक है। तो x का मान यहाँ पे जैसे 2 रखिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया प्लस। उसके बाद y का मान जैसे -1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2। ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी ये वाला भी सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारा वो रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंगत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समीकरण युग्म में इतना और इतना का हल क्या है? ठीक है। समीकरण युग्म में इतना और इतना का हल क्या है? तो बच्चों इसका हल हम लोगों को निकालना है। आप जैसे कि देख लीजिए x + y बराबर 9, ठीक है, और x - y बराबर 1 का हल निकालना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। तो यदि आप x का मान अगर हम 2 रख देंगे, ठीक है, x का मान 2 रख दीजिए, y का मान 2 रख दीजिए, तो 4 2 2 कितना हो गया? 4, लेकिन यहाँ आ रहा है 9, तो ये नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार से ये भी नहीं हो सकता है। तो आप चले जाइए ऑप्शन नंबर सी में। तो 5 और 4, जैसे ही आप 5 रखेंगे यहाँ पे 4 रखेंगे तो 5 4 9 सेटिस्फाई कर गया। 5 में से 4 जाएगा, 1 आगे सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? ठीक है बच्चों। तो बच्चों द्विघात समीकरण का मतलब होता है जहाँ जिस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका किस फॉर्म में आना चाहिए? आपका जैसे ax² प्लस bx प्लस सी, इस तरह से आपको बनना चाहिए, है ना। तो आपको क्या होगा? ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनेगा, यानी कि x² करके बनेगा। ठीक है। चलिए, यदि विविक्ता डी जो है आपका डी बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होगा? ठीक है ना। तो मूल क्या होगा? तो वास्तविक और भिन्न होगा। मूल क्या होगा बच्चों? वास्तविक और भिन्न होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द्विघात समीकरण x² प्लस x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक तथा असमान। ठीक है। 17 नंबर है हमारा ax² प्लस bx प्लस c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac होगा। ठीक है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या होगा? ठीक है। तो बच्चों विविक्तर क्या है? विविक्तर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो विविक्तर का मतलब हो गया डी का वैल्यू आपको निकाल, डी बराबर क्या होता है? b², है ना। डी बराबर क्या होगा बच्चों? b² - 4ac, डी बराबर -4ac। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका b का वैल्यू कितना है बच्चों, बता दीजिए। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो है b² - 4ac, तो b यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर -1 है, ठीक है,
-4 इंटू ए का जगह में क्या है 1 और सी का जगह में क्या है बच्चों 3। ठीक है, सी का जगह में क्या है बच्चों 3 है ना, सी की जगह में क्या हो गया 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर आने वाला है वो -11 आने वाला है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया -11। नेक्स्ट है हमारा, यदि द्विघात समीकरण x² -4x + k = 0 मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो बच्चों जब मूल समान होते हैं, जब मूल समान होगा तो d बराबर 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो d के बराबर क्या होता है b² - 4ac, d² बराबर होता है -b और c। तो b का मान हम लोग -4 यहाँ से ले लिए और -4 हो गया आपका a और c का जगह में क्या हम लोग ले लिए k। तो जब हम लोग इसका मान निकालेंगे बच्चों 0 को बराबर करके, तो इस तरह से आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा k बराबर 4 और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान से इसे आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारा 20 नंबर सवाल, जो इसमें कहा जा रहा है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके हम लोग हल देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण का आपका मूल ज्ञात करने के लिए, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। जब इसे आप तोड़ेंगे, आपको इसको तोड़ेंगे तो आप यहाँ पर देखिए क्या करना था, x² -3x - 2x + 6 में टूटेगा ये, क्योंकि हम लोग को इसको 6x² में करें, ये -5x को तोड़ना था। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे तोड़ लिया। तोड़ने के बाद बच्चों करना क्या है, इसमें से कॉमन लेना है। तो आप दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर आपको x बचने के बाद x - 3 बचेगा। फिर इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x + -3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया 2 और यहाँ पे आपका बच गया -x - 2। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको 0 के बराबर करते हैं। जब x - 3 बराबर 0 करेंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। x - 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से 3 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। बच्चों हमारे अगले सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन AP है। बच्चों जो AP होता है उसका क्या होता है, उसका डिफरेंस सेम होता है, यानी उसका अंतर क्या होता है, समान होता है। तो सबसे पहले जब आप इसे चेक करेंगे, ठीक है, तो जब इसे आप चेक करेंगे 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर सवाल है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। 2, 7, 12 का 10वां पद आपसे पूछा है। ठीक है, तो 2, 7, 12 का 10वां पद हम लोग जब इसे निकालेंगे तो किस तरह से होगा, ध्यान दीजिए। 10वां पद का मतलब क्या होता है कि A, 10वां पद का मतलब होता है A10। तो A10 हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, A10 हम लोग लिखते हैं A + 9D। ठीक है, तो A का मान क्या हो गया, A हमारा 2 है, ठीक है, 9 है और D हमारा कितना चल रहा है बच्चों, 5 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो 2 और 9 पंचे कितना हो गया बच्चों 45, यानी मिलाकर कितना हो गया 47 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 47 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसे। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। बच्चों 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है वो 12 से स्टार्ट होगी और 15 आएगा, 18 आएगा और 99 पर जाके ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 2 अंकों वाली जो संख्याएं जो 3 से विभाजित होगी वो 12 से स्टार्ट होगी, 99 पे ख़त्म होगी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना था, उसकी n का वैल्यू निकालना था। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an a + n - 1 × d। तो an कितना हो गया 99 आखिरी पद, तो a कितना हो गया 12 n - 1 × d। d क्या है, इसका अंतर है। जैसे 12 में से आप 15 में से 12 घटाइएगा 3 आएगा तो उसका डिफरेंस ले लीजिएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपका इक्वेशन बनकर तैयार होगा। इसके बाद आपका जैसे आप 3n आ गया तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 90 में से 3 जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला जो सवाल है वो है हमारा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालेंगे किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। तो बच्चों 0 और 50 के बीच का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट करना है और 50 पे जाके ख़त्म करना है, यानी इसके बीच का होना चाहिए। तो यानी 1 से स्टार्ट होगा और 49 पे ख़त्म होगा।
तो 0 और 50 के बीच में कौन से नंबर होंगे, 1 से लेकर 49। तो विषम संख्याओं का हम लोगों को योग ज्ञात करना है। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 इसी प्रकार से 49 पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो हम लोगों को योग ज्ञात करना है। योग में बच्चों हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, लेकिन जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो यहाँ पर n आ गया, तो हमें n ज्ञात करना होगा। तो n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस वाले फॉर्मूला से हम लोग को n ज्ञात करना होगा। ठीक है बच्चों, तो an बराबर इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 49 तक है तो आप 49 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा बच्चों 25। आप देख पा रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। ठीक है, जब n का वैल्यू 25 आ गया बच्चों तो आपको क्या करना है, फिर आपको आराम से Sn निकाल लेना है। Sn निकालने के लिए यहाँ पे 25 पुट करेंगे, 25/2, उसके बाद a और an। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे an का वैल्यू 49 आ गया। तो यहाँ से आप इसे काट सकते हैं, 25 बना 25 पंचे कितना हो गया, 625। तो 625 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो 24 नंबर का जो आंसर आया था आपका 625, वो सी नंबर हो जाएगा। 25वां सवाल है हमारा, सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त होते हैं हमारे समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। ठीक है, आकृति में डी आपको निकालना है, डी पैरेलल बी सी है तो डी बी और इसमें, तो देखिए अगर ये पैरेलल हो जाता है ना, अगर ये पैरेलल हो जाता है इसके, तो क्या होता है, ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ई सी हो जाएगा। यानी कि ए डी बाय डी बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए ई बाय ई सी। तो ए डी का मान देखिए कितना दिया है। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना था, ए डी आप लोगों को निकालना है। तो ए डी का जगह में ए डी रहने दीजिए, और डी बी का मान कितना आ गया है, 2। ठीक है, और ए ई का मान है आपका 1.5। ठीक है, और इसका हो गया आपका 3। तो देखिए ये 1.5 है, 1.5 से ये कट गया 2 बार में, और 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर कितना हो गया, 1। यानी कि ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो 1 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 27 नंबर है हमारा, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि किस गुण के कारण समरूप होंगे। देखिए संगत कोण बराबर है, कोण का मतलब क्या होता है, एंगल। तो त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है, इसके संगत कोण बराबर होगा। तो 3 एंगल है तो तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, तो ए यानी एंगल 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 गुण लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर सवाल में बोला ए बी सी पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके ए जो है बी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो ये वाला सवाल जो 28 नंबर सवाल है, इसमें ये ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए ए किसके बराबर है, पी के बराबर है, बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो ए पी बी क्यू सी आर, इस प्रकार से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात इतना हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों जो संगत भुजा का जो अनुपात होता है उसके क्षेत्रफल अनुपात दिया होता है, और उसके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कुछ नहीं करना है, इसी भुजा का सिर्फ वर्ग कर देना। तो 4 चौके कितना किया, 16, 9 नंबर 81, तो 16 81 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका मतलब होता है उसकी भुजाएं क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, तो ये अगर 2a है तो ये भी 2a है और ये भी 2a होगा, नीचे भी 2a होगा। तो इस पर एक लंब डाला गया। तो जैसे ही आप इसको लंब डालेंगे तो ये 2a जो है ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, a और a के बीच में बढ़ गया। तो आपसे इस वाले लंब की लंबाई मांगा है। ठीक है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, आपको लंब ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो लंब बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो उसके बाद आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर। तो लंब जैसे स्क्वायर यहाँ से हटेगा बच्चों तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। तो रूट जैसे ही चढ़ेगा बच्चों a स्क्वायर का आपका a तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3a अंदर रूट में ही रह जाएगा। तो आप इसे 3a या a3 दोनों लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों 31 सवाल है हमारा कि ABC में एक त्रिभुज है ABC में, जिसमें AB जो है आपका 6√3 है, आपका AC 12 है और BC 6 है, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों जो ये एक तरह का जो है समकोण त्रिभुज है, जब आप इन दोनों त्रिभुजों का योग करेंगे इसके बराबर हो जाएगा। यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में जो B का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट है हमारा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है 33 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए देखते हैं इसके हल को। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से दूर 13 सेंटीमीटर दूर से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो इसकी वृत्त से केंद्र की दूरी यानी कि ये वाला त्रिज्या आपको निकालना होता है। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसे निकालेंगे तो ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। त्रिज्या के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यानी कि इस लंब को निकालना पड़ेगा। तो आप जैसे ही निकालेंगे तो बड़ी भुजा में छोटी भुजा को हम लोग घटाते हैं, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट अंडर में कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 169 में 144 घटेगा तो रूट 25 आएगा, रूट 25 की वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि एक बिंदु से क्यू से होकर एक वृत्त के आसपास रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, क्यू से केंद्र की 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। सिंपल है बच्चों, सेम वही प्रोसेस है आपको अपनाना है। जिस तरह से आपको ये वाला बना है ऊपर वाला सवाल, उसी प्रकार से ये भी बनेगा। बस आपको करना क्या है, वहाँ पर जो बड़ी भुजा होगी उसमें उसके स्क्वायर में छोटी वाली भुजा के स्क्वायर को घटा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना आता है हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर सवाल को देखिएगा। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, संकेंद्रीय का मतलब समझते हैं, दो वृत्त की एक ही त्रिज्या, दो वृत्त की एक ही त्रिज्या, यानी एक वृत्त ऐसे होगा एक वृत्त ऐसे होगा और इसकी एक त्रिज्या होगी। तो दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, दो संकेंद्रीय वृत्त आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त है, ये वृत्त है, इसका एक केंद्र है। ठीक है, तो इसका जो एक केंद्र है, तो इस वाले जीवा की लंबाई, सवाल के अनुसार आपको इस वाले जीवा की लंबाई ज्ञात करना है पूरा। लेकिन बच्चों यदि आप अगर इसको भी ज्ञात कर लेते तो इसका जस्ट इसका डबल कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर किया गया है बच्चों। हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले इसे निकालनी है। ठीक है, आधार को निकालनी है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 को, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 4। तो आपको जीवा निकालना था, तो जीवा क्या होगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जीवा क्या हो गया, 4 दूना 8, यानी 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जीवा का मतलब आपको इसी वाले जीवा की आपकी लंबाई ज्ञात करने बोला था, ये वाला जीवा का। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको तो 4 आ गया था आंसर, लेकिन इसका आप डबल कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 36 नंबर सवाल है कि थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, यानी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये एक तरह का फॉर्मूला है बच्चों, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर सवाल है हमारे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थीटा बाई 360 2 पाई आर। ठीक है, यानी यही इसका आंसर हो गया। 39 नंबर सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर सवाल में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो बच्चों इसका होता है थीटा बाई 360, क्या होता है, थीटा बाई 360, और होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया गया, थीटा का मान दिया गया 60, नीचे हो जाएगा 360, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और यहाँ आर हो जाएगा 6 है ना। आर क्या है, 6 है, तो 6 2 बार लिखिएगा। आर का स्क्वायर है तो 6 2 बार लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जीरो से ये जीरो काट दिए, 6 से आपका कट गया 6 बार में। ठीक है, और इस 6 से आप ये 6 काट दीजिए, तो यहाँ से आप 22 को जब आप 6 से गुना करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 132, और नीचे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सके। देखिए यहाँ पे एक घोड़ा है, ठीक है, 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, तो ऐसा तो नहीं कि घोड़ा सिर्फ यहीं पे खाता रहेगा, वो क्या करेगा, चारों बगल चलेगा। तो जब घोड़ा को 7 मीटर, ये खूंटा है, ये खूंटा से 7 मीटर लंबा रस्सी से आप बांध दिए, तो घोड़ा इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलते 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 घूमेगा। तो ये चलने वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको कह रहा है। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7। ठीक है,
और यहाँ पे r कितना है आपका 7 गुना 7, आर स्क्वायर 7 से 7 कट गया, ठीक है। जब 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया तो जब आप इसको 22 को 7 से गुना कीजिएगा तो 154 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।